नमस्कार मित्रों, दूरस्थ शिक्षा एवं संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, हिंदी दिवस के बहाने आपका रेडियो आप तक अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग बातें पहुंचा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के निदेशक प्रोफेसर गोविंद सिंह, जिनकी जिंदगी के लगभग 3 दशक मुख्यधारा के अखबारों में बीते हैं। धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं से भी उनका वास्ता रहा है, जो हिंदी की शुरुआती हिमायती पत्रिकाएं रही हैं, हिंदी के विकास में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद किस किस तरह से उसके पैरेलल के जो स्तंभ थे, अखबार थे, पत्रिकाएं थी, साहित्य था, उसमें हिंदी को किस तरह से स्थान मिल रहा था। अखबारों में मुख्य तौर पर, पत्रिकाओं में किस तरह की हिंदी होती थी, और धीरे धीरे 90 के दशक के बाद किस तरह से अखबारों में एडिटोरियल की महत्ता कम होती गई और मैनेजमेंट हावी होता गया। तो उसके हावी होने के साथ साथ अंग्रेजीना किस्म के लोग भी आने लगे, उसी तरह की भाषा आने लगी। तो इस पूरे विश्लेषण को बता रहे हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गोविंद जी, आपने पिछले एपिसोड में बताया कि पूरा जो ऐतिहासिक जो पक्ष है हिंदी का, उसको बहुत ही विस्तार के साथ में, बहुत छोटे छोटे किस्सों के साथ में आपने सुनाया। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हिंदी जो आज है, सोशल मीडिया ने जिस हिंदी को जन्म दिया है, पत्रकारिता की जो हिंदी है, और आज विज्ञापन इतनी बड़ी संख्या में हिंदी में आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा रचनात्मक हैं। तो ये जो नई दुनिया बनी है हिंदी की, इस नई दुनिया से आप आश्वस्त हैं या यहाँ भी कुछ चुनौतियां आपको नजर आती हैं? यहाँ भी चुनौतियां थोड़ी थोड़ी आ रही हैं धीरे धीरे। खास करके जो अखबार हैं वो हिंदी में बढ़ रहे हैं लगातार। हिंदी भाषी इलाकों में जहाँ जहाँ हिंदी क्षेत्र है, हिंदी जनपद जिसको हम बोलते हैं, हिंदी जनपद में अखबार जो है बहुत जा रहे हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, तो सब तरफ हिंदी फैल तो रही है निश्चित रूप से। एक दो हिच जो हैं वो ये है कि जैसे अखबारों के अंदर जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी अंग्रेजी और हिंदी में भेदभाव जैसा है। अंग्रेजी वाले को ज़्यादा वेतन भत्ते वगैरह मिलते हैं और हिंदी वाले को थोड़ा कम मिलते हैं। हिंदी में मिल भी जाते हैं, चक्कर ये है कि हिंदी में अंग्रेजी में मिलते नहीं लोग, अच्छे लोग। तो एक तो ये इस तरह का भेदभाव है, और दूसरा मार्केटिंग का काम या एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा अंग्रेजी में होता है। ज़्यादातर घरानों में, हिंदी के अखबारों के भी बड़े घरानों में अंग्रेजी में ही ज़्यादातर काम होता है। विज्ञापन वगैरह का काम भी बेसिकली जो है, सोचने का जो काम है वो बहुत बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में होता है। तो अंग्रेजी जो है वो एक तो ये समस्या है उसमें, मुझे जो लगता है हिंदी में ही ओरिजिनल सब कुछ होता तो बहुत बढ़िया रहता। यानी खास करके जब से हिंदी के अखबारों में ब्रांड मैनेजमेंट हावी हो गया है, ब्रांड मैनेजर्स आ गए हैं, तो वो अंग्रेजी दां लोग हैं, मुख्यतः अंग्रेजी दां लोग हैं। और IIM अहमदाबाद या IIM वगैरह से पास आउट होकर के आते हैं और उनको मार्केटिंग आती है, और वो मार्केटिंग के जो तमाम फंडे हैं उनको ला करके कहते हैं कि अब इन फंडों के हिसाब से आप अखबार निकालिए। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ओरिजिनल जो थिंकिंग थी हिंदी की, जो मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाबा पराड़कर हैं, या उस समय के भारतेंदु हैं, हरिश्चंद्र हैं, या जो भी गणेश शंकर विद्यार्थी जो हिंदी में ओरिजिनली सोच रहे थे और संपादक का प्रोडक्ट माना जाता था अखबार को, संपादक ही सब कुछ होता था एक तरह से, वो सब बंद होने से अंग्रेजियत थोड़ा सा आ गई है। जी सर, मैं जैसे अगर इतिहास आपने पूरा बताया कि क्या क्या आंदोलन थे, क्या क्या संशोधन हुए उस दौर में, उसके पैरेलल अखबार और पत्रिकाएं क्या काम कर रही थी हिंदी को आगे उस समय हिंदी को लेकर के बहुत सक्रियता थी, और अखबार जो है हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ थे और मुख्य धारा में थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपने नाम सुना होगा, अब तो बहुत ही खराब हालत में है वो, दो धड़े हो गए हैं उसके भी, और वो सिर्फ कुछ एग्जाम करवाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है।
लेकिन पहले जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस तरह की तमाम चीजें डिस्कस होती थी। भाषा का मुद्दा है, पत्रकारिता का मुद्दा है, साहित्य का मुद्दा है, ग्रामर का मुद्दा है, हिंदी भाषा के निर्माण को लेकर के जो भी तमाम मुद्दे हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में होती थी। और हिंदी साहित्य सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पैरेलल चलता था। अच्छा। और हिंदी, आपको जानकर और हैरानी होगी कि गांधी जी जैसे आदमी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे, और तमाम लोग जो जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे वो सब हिंदी साहित्य सम्मेलन के थे। राजेश टंडन, जिनका नाम मैंने पहले लिया, राजेश टंडन, सेठ गोविंद दास, तमाम ये लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो लोग थे वो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहा करते थे। तो इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और पत्रकारिता को लेकर के बहुत काम उन्होंने किया। और उस समय की पत्रकारिता, जो भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता है, हिंदी की पत्रकारिता है, उसका वाकई आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जो मतलब खास करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लागू किए गए और तमाम हिंदी के अखबारों पर खास नजर रखी जाती थी। तो ये बहुत बड़ा। धर्मयुग में भी आपने काम किया है, धर्मयुग को भी काफी योगदान माना जाता है हिंदी के लिए। तो कैसा था वो दौर पत्रिकाओं वाला, या धर्मयुग का कुछ अनुभव अगर आप सुनाना चाहें? हाँ, 1947 के बाद का जो दौर है पत्रकारिता का, उसमें खास करके ये है कि जो हिंदी के बड़े पत्रकार थे वो ज्यादातर जो है पॉलिटिक्स में चले गए थे। वो कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। इस तरह के लोग जो है सब उस तरफ चले गए। और जो दूसरे लोग थे जो नहीं जा सकते थे राजनीति में, वो जो है पत्रकार रह गए। तो कुछ साहित्यिक अप्रोच काफी थी पत्रकारिता में उस समय में। कुछ दिनों तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हिंदी की जो अखबारी पत्रकारिता है, मुख्य धारा की, जिसको हम लोग एक तरह से न्यूज से जुड़ी हुई पत्रकारिता कहते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा योगदान जो है नहीं दिखाई देता है आजादी के बाद, लगभग समझ लो कि 1977 तक। और जबकि उस दौर में हिंदी की जो बागडोर को संभाला वो पत्रिकाओं ने संभाला। धर्मयुग थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान थी, दिनमान थी, बाद में रविवार शुरू हुई, और उससे पहले विशाल भारत थी, ज्ञानोदय थी, और कई तरह के, इसी तरह से नवनीत पत्रिका थी, कादम्बिनी पत्रिका थी, और ये सब जो है बहुत अच्छी पत्रिकाएं थी। और स्तरीय साहित्य भी इसमें छपता था और लोकप्रिय भी थी। मतलब अब जैसे धर्मयुग, आज लोग विज्ञापन का रोना रोते हैं, धर्मयुग के 6 आने वाले अंकों का विज्ञापन पहले ही बुक हो जाता था, एक साल के लिए विज्ञापन फुल हो जाता था जी। तो इस तरह से जो है बहुत ही ज्यादा वो उनका योगदान भी था इन पत्रिकाओं का। बावजूद भी क्या वजह थी कि इनको बंद करना पड़ा? बंद कर दिया गया असल में जब मार्केटिंग वाले आ गए बीच में, और फिर संपादक का महत्व कम होने लगा, और फिर उसके बाद जो है वो ज्यादा प्रॉफिट का धंधा जो है पत्रकारिता को समझा जाने लगा। तो जो बड़े अखबार थे उनको लगा कि खास करके ये बड़े घरानों से निकलते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इस तरह से, तो पत्रिकाओं से बहुत मुनाफा नहीं होता था। मतलब साल में हो गया तो 2 करोड़ रुपए का हो गया, 3 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का हो गया। तो ये वजह होने के कारण जो है उन्होंने देखा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं और सिरदर्दी बहुत मोल लेनी पड़ती है, इसलिए इनको बंद कर दो। रविवार बहुत बढ़िया पत्रिका जो है, न्यूज़ मैगजीन शुरू हुई थी कलकत्ता से, वो जो है बंद हो गई। तो एक तरह से जो है जो नई तरह की जो मार्केटिंग है जी, अगर ये पत्रिकाएं आज होती तो कहीं न कहीं आम जन के बीच हिंदी बहुत स्वीकारी होती और उनको एक स्तरीय हिंदी उन तक पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मयुग की आपने बात कही तो धर्मयुग जो है तमाम जगह जो है वो जाती थी, तमाम दूतावासों में जाती थी, और सब जगह जो है लोग जो है उसको पढ़ते थे। और सब राज्य सही अहिंदी भाषी प्रदेशों में, मतलब खड़ग सिंह वल्दिया जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े हमारे भूवैज्ञानिक हैं। तो वो जो है एक बार अरुणाचल गए, तो अरुणाचल जो है वो जा करके जब उन्होंने कहा कि मैं खड़ग सिंह वल्दिया हूं, तो लोगों ने उनको बहुत सर आंखों पर बिठा लिया कि आपका लेख तो धर्मयुग में हम पढ़ते हैं।
तो इस तरह से जो है सब जगह जो है पत्रिका जाती थी और उसका जो है बहुत योगदान जो है हिंदी को फैलाने में था। हिंदी मतलब धार्मिक को एक तरह से हिंदी का पर्याय माना जाता था। जी जी। तो ये जो 90 तक का जो दौर है, जो जिस दौर तक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हावी नहीं थी, तब तक ठीक ठाक चली। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने बंद की पत्रिकाएं अपनी सारी, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स से साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह बंद हुई। हालांकि उन्होंने कादम्बिनी और नंदन जो है 2 पत्रिकाएं जो है अभी तक जारी रखी हुई थी, लेकिन इस कोरोना संकट के कारण इन दो पत्रिकाओं की भी अकाल मृत्यु जो है हो चुकी है। मतलब घोषणा कर दी है या? हाँ, घोषणा कर दी है। अच्छा, तो ये तो दुखद बात है। और बहुत ही दुखद। जी जी। सर, जैसे पत्रिकाएं तो बंद हुई, लेकिन अखबार का भी फिर भी एक स्तर हुआ करता था। अखबार में तब भी उस तरह के लोग बचे हुए थे, हेडिंग लगाने में उस तरह का ख्याल रखा जाता था। लेकिन 90 से मुझे लगता है कि शायद 10 सालों तक, उसके बाद फिर एकदम पतन हुआ है अखबारों का। अब आप क्या स्थिति मानते हैं, अखबारों का हिंदी में अभी कितना योगदान है? अखबारों का योगदान तो खैर है ही है। हिंदी मतलब उसमें अंग्रेजी के शब्द हैं बहुत सारे, और बहुत ही उसको सड़क छाप बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि मासिफिकेशन हुआ है, एक तरह से मासेस की पत्रकारिता बनी है। पहले जो पत्रकारिता थी वो नवभारत टाइम्स का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा जो है हिंदी में होता था, 3.5 लाख 4 लाख। और आज की तारीख में जो है वो हिंदी के अखबार बहुत ज़्यादा उनका सर्कुलेशन हो गया है। गांव-गांव जो है, कस्बे तक जो है, सब जगह उनके संवाददाता हैं, सब जगह उनका सर्कुलेशन है। तो फैलाव जो है बहुत हुआ है, और उस फैलाव ने भाषा का स्तर भी खराब किया है, उसका साहित्य का भी स्तर खराब किया है, और तमाम जो उसके साथ जो बाकी जो बुराइयां जो आप गिना रही हैं वो सब उसके साथ आई हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये भी है कि मार्केटिंग का भी योगदान है उसमें। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 1990 के आसपास दिल्ली से पंजाब केसरी छपना शुरू हुआ, थोड़ा पहले हो सकता है, 1-2 साल पहले। तो पंजाब केसरी का स्टैंडर्ड बिल्कुल हल्का था, बहुत ही चीप किस्म का अखबार वो माना जाता था उस समय। और नवभारत टाइम्स बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्तरीय अखबार माना जाता था। तब तक राजेंद्र माथुर उसके प्रधान संपादक हुआ करते थे, और बहुत ही विद्वान संपादक जो है वो माने जाते थे। उनके नाम से ही जो है वो अखबार बिकता था। तो उस समय ये हुआ कि पंजाब केसरी अचानक से जो है दिल्ली में छा गया, और उसका यूएसपी एक तरह से ये था कि वो जो खाते पीते वर्ग के लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं, उनमें वो लोकप्रिय हो रहा है। यानी जिस खास करके पंजाबी जो समुदाय था दिल्ली का, उन्होंने पंजाब केसरी को अपना लिया। तो और विज्ञापन जो दाता हैं वो भी एक तरह से अपर क्लास को ही कैटर करते हैं, टारगेट करते हैं। तो हिंदी विज्ञापन खरीदने वाला तबका वही तो है। नवभारत टाइम्स का सर्कुलेशन घटने लगा, और अचानक से एक बार तो ऐसा मौका आया कि 1991-92 के आसपास पंजाब केसरी का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया। उसी बीच दुर्भाग्य से राजेंद्र माथुर का निधन हो गया, और सुरेंद्र प्रताप सिंह जो कार्यकारी संपादक थे हमारे नवभारत टाइम्स में, वो भी चले गए। उनको भी एक तरह से समझ लीजिए कि हटा ही दिया गया, तो वो भी चले गए। तो उसके बाद से जो है, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पतन हुआ, केवल नवभारत टाइम्स का ही नहीं। उसके बाद से फिर पंजाब केसरीकरण शुरू हुआ, और पंजाब केसरीकरण जो है फिर वो फिर नवभारत टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे नवभारत टाइम्स जो है वो बिल्कुल जो है नंबर 1 हो गया। आज फिर दिल्ली का जो है नंबर 1 अखबार है, जबकि वो कहीं और नहीं जाता है, एनसीआर से बाहर जो है नवभारत टाइम्स नहीं जाता है। तो सर्कुलेशन वाइज वो और विज्ञापन वाइज वो आज नंबर 1 हो गया है, क्योंकि उसने वो सब टेक्निक्स अपनाई जो पंजाब केसरी करता था। और उसके अलावा और भी अपना युवा पाठकों को आकृष्ट करने के लिए युवाओं को जोड़ा, तरह तरह के गिमिक्स किए, और जो स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्ड को गिरा दिया। मिसाल के लिए एक स्टैंडर्ड ये था कि साहब एडिटोरियल पेज जो है वो बड़ा पवित्र समझा जाता था, उसको कोई छूता नहीं था, मतलब संपादक का पन्ना माना जाता था। उसमें 3 संपादकीय होते थे, 3 लेख होते थे, और संपादक के नाम पत्र होता था। तो बड़े स्टैंडर्ड के लेख उसमें छपा करते थे।
तो मार्केटिंग वालों ने कहा कि भाई इसका हमने सर्वे करवा के देख लिया है, इसका रीडरशिप तो 4% है, इस 4% पाठक के लिए हम अपने जो है 96% पाठकों को क्यों नाराज करें, तो इसको तोड़ो। और जो एडिटोरियल पेज था उसमें फिर हम लोगों ने हमारे यहाँ नवभारत टाइम्स में 4 आइटम की बजाय 14 आइटम दिए जाने लगे, परोसे जाने लगे। दैनिक भास्कर में आधा पेज का एडिटोरियल आता था। हाँ, तो दैनिक भास्कर का भी फिर ये दैनिक भास्कर ने तो और ज्यादा किया। उसने तो जैसे चंडीगढ़ एडिशन उसका है, तो उसने सर्वे करवाया, पहले 1 साल पहले अपना सर्वे करवाया। बहुत मशहूर उसका सर्वे है, मार्केटिंग के लिहाज से उसको बहुत लोग जो है याद करते हैं। तो वहां जो है उन्होंने सर्वे करवाया, उन्होंने कहा कि वहां सबसे ज्यादा जो बिकता था अखबार अंग्रेजी का टाइम ट्रिब्यून बिकता था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस बिकता था। हिंदी का ट्रिब्यून जो है 50,000 सर्कुलेशन था, बहुत कम था। पंजाब केसरी भी 40-50 हजार सर्कुलेशन था। तो वहां जो है उन्होंने कहा कि आप कैसा अखबार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत बिल्कुल अंग्रेजी हमको समझ में भी नहीं आती है, फिर भी हम इसको लेते हैं, विज्ञापन इसमें बहुत रहता है और सारी खबरें होती हैं। ये हो गया। फिर उसके अलावा उन्होंने हिंदी का अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। बात इसकी साहब, ये जो हिंदी है इसको हमारी समझ में नहीं आती है, या तो पंजाबी मिक्स हो या अंग्रेजी के शब्द हों, इस तरह का हो, थोड़ा हिंदी हो थोड़ा अंग्रेजी हो। और हिंदी में यदि ट्रिब्यून आप दे दें हमको तो हम उसको मतलब हिंदी जैसा जो है ट्रिब्यून अंग्रेजी वाला जो है उसको दे दें तो हम उसको अपना लेंगे, अनुवाद जैसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पहले ही अंक से जो है अंग्रेजी में हेडिंग देने शुरू कर दिए, और छोटे छोटे समाचार और बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का शब्दों का प्रयोग बीच बीच में। और बल्कि मतलब और अखबार तो देवनागरी में जो है वो हेडिंग लिखते हैं, उन्होंने रोमन में ही हेडिंग भी लिखना शुरू कर दिया। हाँ, इतना ज़्यादा उसमें घालमेल हुआ। तो वो पहले ही दिन 1 लाख उसका सर्कुलेशन हो गया, और फिर उन्होंने वो फार्मूला अपना लिया। फिर सारे अखबारों ने वो फार्मूला अपना लिया। जो भी एक सफल होता है तो उसी को फिर सभी लोग अपनाते हैं। बल्कि मैनेजमेंट की पढ़ाई में जो है MBA में ये पढ़ाया जाने लगा, भास्कर का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मतलब मिसाल बन गया। बिल्कुल कथित मिसाल। बिल्कुल जी। अखबारों का जैसे भाषा को लेकर मुझे लगता है कि प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो लोकल डायलेक्ट को भी उन्होंने शामिल किया हेडिंग्स में, तमाम चीजों में। साहित्य से जब अखबार कटे तो आपको लगता है कि इससे भी एक नुकसान हुआ? अब तो बिल्कुल साहित्यिक खबरें बहुत नाम मात्र की मिलती हैं, तो वो भी एक नुकसान की तरह देखते हैं आप उसे? बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ इसका। सबसे ज्यादा नुकसान तो पत्रिकाओं के बंद होने से हुआ। तो सारिका जैसी जो बहुत ज्यादा चलती थी और मतलब 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सर्कुलेशन उसका होता था, और बहुत बढ़िया जो साहित्यिक पत्रिका थी। तो साहित्यिक पत्रिकाओं से फीचर पत्रिकाओं के बंद होने से नुकसान हुआ। तो अखबार वालों के सामने जब मैंने बताया आपको कि नवभारत टाइम्स ने साहित्य देना धीरे धीरे बंद किया, तो फिर उसकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी बंद कर दिया। ये भास्कर वालों ने कम किया, जागरण वालों ने कम किया, या रखा तो थोड़ा स्टैंडर्ड उसका लो कर दिया। बहुत गंभीर कहानियां नहीं दी, बहुत हल्की फुल्की महिलाओं की घरेलू किस्म की जो पारिवारिक किस्म की हैं, या आपसी रिश्तों की जो कहानियां हैं, उस तरह की कहानियों के विषय भी एक तरह से जब कहने लगेंगे, ऊपर के दबाव में हमको उसका एक तरह से तय करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा, तो फिर वो ठीक नहीं होता है। कविताएं भी उसी स्तर की और लेखन भी उसी स्तर का। पहले ये होता था कि अखबार चुनिंदा लोग पढ़ा करते थे, आज तो हर घर में अखबार बढ़ता है। पहले जिस घर में अखबार आता था उस घर का एक डिग्निटी होती थी, पढ़े लिखे लोगों का घर बताया जाता था। तो अखबार ने जनता को स्तर बढ़ाने के बजाय अपना डिमोशन कर दिया, ऐसा लगता है आपको? घर घर पहुंचने के चक्कर में। हाँ, पहुंचने के चक्कर में मतलब एक तो सर्कुलेशन उससे बढ़ता है, उनको विज्ञापन ज्यादा मिलता है, और इस कारण से उन्होंने निश्चित रूप से उसकी वजह से ही जो है वो आज अगर कोई कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चे हैं, उनका इंटरव्यूज करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अखबार अमर उजाला मतलब जो भी हिंदी पट्टी के अखबार हैं उनमें हमें कंपटीशन के लायक कोई चीज नहीं मिलती है, तो वो फिर अंततः अंग्रेजी के अखबारों पर निर्भर रहते हैं।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है काफ़ी बातें पत्रकारिता की हो चुकी हैं। आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, आपने बहुत करीब से देखा है उस डिमोशन को जो आज हो गया है अखबारों का। सर, आपके कोई अनुभव हो, अपने कुछ पर्सनल साझा करना चाहें? हिंदुस्तान में आप बहुत अरसे तक रहे, नवभारत टाइम्स में रहे, धर्मयुग में रहे, कुछ किस्से अगर हों भाषा को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे अखबार में जब हम लोग ने ज्वाइन किया था तो वर्तनी बड़े साफ हुआ करती थी, तो एक मिसाल भी है, अखबार में लिखा है तो सही होगा, तो वो स्टैंडर्ड अभी तक कायम है अखबार का? ना, कायम नहीं है। मतलब जैसे आपने जो वर्तनी की बात कही, तो स्टाइल बुक पहले हुआ करती थी हर अखबार के दफ्तर में, उसकी अपनी एक स्टाइल बुक हुआ करती थी। स्टाइल बुक नहीं भी हो तो स्टाइल शीट होती थी, एक रजिस्टर जैसा होता था, जिसमें हर दिन जो है जो नए शब्द आ रहे हैं, जो नए एब्रिविएशन आ रहे हैं या नाम आ रहे हैं विदेशी, खास करके नाम, उनको कैसे लिखा जाए हिंदी में, तो उसको, जैसे जो सबसे बड़ा अखबार था नवभारत टाइम्स, उसमें स्टाइल बुक में उसको ऐड कर दिया जाता था। और अखबार के दफ्तर में यदि कोई जानकार न हो, जैसे कोई फ्रेंच का शब्द है और जर्मन का शब्द है, उसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेजी से अनुवाद करके अंग्रेजी के हिसाब से हमको मिलेगा वो शब्द, लेकिन वास्तव में जर्मन में या फ्रेंच में वो उस तरह से बोला नहीं जाता है जैसे कि अंग्रेजी में लिपिबद्ध होकर के आया है। तो उस ऐसी स्थिति में मतलब एक दो लोग थे जो सीधा एम्बेसी के कल्चरल सेक्शन से बात करते थे। अच्छा। ये आपके यहाँ के जो नेता आए हैं, ये इनका नाम ये है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? अच्छा, क्या बात तो है। अच्छा। इस तरह से फिर उसके बाद उन शब्दों को लिखा जाता था। एब्रीविएशन के लिए चर्चा होती थी सुबह की मीटिंग में, एडिटोरियल मीटिंग में चर्चा करते थे माथुर साहब कि अब ये जो सार्क है, सार्क को क्या लिखें हम लोग। तो फिर ये हुआ कि साहब दक्षेश लिखा जाए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दक्षेश लिखा जाए, तो दक्षेश चल पड़ा काफी। और दूसरे दिन जो है, जो छोटे अखबार थे, जो जिनके पास संसाधन नहीं थे या जिनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग फिर फॉलो करते थे इनको। और जैसे एक बताता हूँ मैं आपको, बाकी जैसे अभी क्वारंटीन को लेकर ही है। हाँ, आप सब लोग कई सारे एक बार क्वारंटाइन लिख रहे हैं, लेकिन जबकि सही शब्द क्वारंटीन है। हाँ, मैं उसके दो हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा। जो अमेरिकन है वो क्वारंटाइन कहेंगे, वो आई को आई बोलते हैं पूरा, और ब्रिटिश जो है वो दूसरी तरह से बोलते हैं। जी जी जी। तो आज की तारीख में ये हो गया है कि जो जैसे आ रहा है उसको वैसे के वैसे अपना लो, कौन जहमत उठाई पूछताछ करने की, कौन रिसर्च करे और कौन रिसर्च करे, ये सब समस्या हो गई है। वर्तनी का कोई ध्यान नहीं रखता है। नवभारत टाइम्स के लिए जब पहली बार वर्तनी बनी, वर्तनी मतलब शैली पुस्तक के रूप में एक जो है वो बनी, तो उसके मालिक ने कहा कि भाई ये जो है क्यों इसको लागू करते हो, ये तो और ज्यादा हमको क्लासिक बना रही है। मतलब अमीर भद्र जो है, अभिजात पाठक वर्ग जो है, उसके लिए एक तरह से बन रही है, स्टैंडर्डाइजेशन करेगी। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है, जनता का स्टैंडर्ड है नहीं तो हम अखबार का स्टैंडर्ड क्यों करें। तो इस तरह से जो जैसे आ रहा है वैसे ही करो, जो सूझ जाता है उस ठीक है, चलने दो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। देवनागरी, खास करके सोशल मीडिया के कारण जो है देवनागरी लिपि का चलन बहुत कम हुआ है। रोमन में हिंदी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हमारे। तो ये सब समस्या है। फिर दूसरी समस्या एक और जो आपने पहले सवाल पूछा उसके साथ ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसका बेस, उसका मूल जो है वो अंग्रेजी वाले लोग हैं। हिंदी वाले नहीं होने के कारण ये समस्या हो रही है हमारे यहाँ, क्योंकि हम 6 महीने बाद में कोई भी चीज हिंदी में आती है। अब विकिपीडिया अगर हम सर्च करें तो हमें बहुत हमारा विकिपीडिया में हिंदी में नहीं मिलेगा। एक दोस्त हमारा माइक्रोसॉफ्ट में था, बहुत ही मतलब टैलेंटेड आदमी था, विंडोज बनाने वाली टीम में था शुरू में। तो हमने कहा कि तुम जब हिंदी, उनके पिताजी हमारे गुरुजी थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, तो हमने कहा कि यार तुम तो हिंदी वाले हो, तो लागू क्यों नहीं करते हो हिंदी। तो उसने कहा कि भाई साहब जो है ये यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले चाहते थे हिंदी लागू करना, लेकिन वो जाते हैं, उनका अफसर जाता है दिल्ली में और वहाँ सब अंग्रेजी में ही बोलते हैं, वहाँ कोई हिंदी की बात करता नहीं, इसलिए जो है सब अंग्रेजी में ही करना पड़ता है।
तो इस कारण से जो देखिए फ़ॉन्ट जो है आते आते हमारे यहाँ समझ लो कि 10-15 साल लग गए। 1990 में एक तरह से कंप्यूटर दिल्ली के अखबारों में शुरू हो गया था और उससे पहले ही शुरू हो गया था कंप्यूटर तो लेकिन जो फ़ॉन्ट वॉन्ट की समस्या है वो बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई थी। हमको फ़ॉन्ट डाउनलोड करने पड़ते थे या अपने फ़ॉन्ट बनाने पड़ते थे, तब जाकर के हम लिख पाते थे। सर हर अखबार का अपना फ़ॉन्ट और अपनी स्टाइल होती थी ना? अपनी स्टाइल और अपना फ़ॉन्ट होता था। तो सन 2000 के बाद जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 8 भाषाओं के 8 लिपियों को उसमें शामिल किया और यूनिकोड जब से आया खास करके तब से सभी भाषाओं के उसमें लिपियां आ गई। उससे थोड़ा सा हमको फायदा हुआ है और आज जो आप देखते हैं सोशल मीडिया में और इंटरनेट पर हिंदी का जो लागू हुई है वो सब जो है उसी वजह से हुई है, यूनिकोड की देन है। हालांकि उसमें भी अभी नए आविष्कार जो होते हैं वो फिर हिंदी में आते आते 6 महीने उनको लग जाता है। ये समस्या है। सर काफी बातें हुई हैं। एक बड़ी बात की अब अखबारों के खत्म होने के दावे जो किए जाते रहे थे लेकिन कभी नहीं हुआ, लेकिन इस लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 4-4, 5-5 पेज के अखबार रह गए हैं कि अब कहीं ये खात्मे का दौर तो नहीं है। जब लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, हर अखबार का ई संस्करण काफी पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, तो ऐसे बीच में आपको लगता है कि अब वाकई में एक खात्मे का दौर अखबारों का आ चुका है? मैं तो नहीं मानता इसको अभी पूरी तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आज भी जो अखबार हैं वो 30% लोग ही पढ़ते हैं, 100% लोग नहीं पढ़ते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो अभी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो कई कारण हैं उसके, ट्रांसपोर्टेशन है, साक्षरता है और परचेजिंग पावर है, खरीद नहीं सकते हैं अखबार, गरीबी है और इसी तरह से और जागरूकता का अभाव भी है। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल से अखबार तब तक बने रहेंगे। अभी 20-30 साल तक मेरे ख्याल से अखबार बने रहेंगे। 20-30 साल तक मतलब तब तक उसके बाद की टेक्नोलॉजी का पता नहीं, क्योंकि जो इंटरनेट है उसने बहुत कुछ बदला है, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदला है। क्योंकि जैसे खास करके जब अमेरिका में या ब्रिटेन में या यूरोप में अखबार खत्म हो रहे थे, सन 2000 के आसपास ये कहा जा रहा था कि अखबार खत्म हो रहे हैं, स्टैग्नेशन पर आ गए हैं। अखबार वाले अपना किसी तरह से सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए अपना साइज घटा रहे थे, अपना स्टैंडर्ड खराब कर रहे थे। मतलब जो बहुत ही संडे टेलीग्राफ है लंदन का, टाइम्स लंदन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार हुआ करते थे। इन सब अखबारों ने अपना साइज जो है वो टैबलॉइड की तरह से कर लिए। टैबलॉइड और ब्रॉडशीट के बीच में जो तीसरा साइज होता है वो साइज कर लिया ताकि थोड़ा छोटा दिखे, टैबलॉइड की तरह से लोकप्रिय दिखे अखबार। टैबलॉइड बिक रहे थे 40-40 लाख। सन और मिरर जैसे अखबार लंदन में 30-40 लाख उनका सर्कुलेशन था, लेकिन टाइम्स लंदन जो है जो पहले 10 लाख बिका करता था वो 3-4 लाख में आ गया और फ्री देना पड़ गया। तो वहाँ यूरोप में फ्री में अखबार बांटे जाते हैं और स्टैंडर्ड उन्होंने बहुत घटाया। हाई जो स्तरीय अखबार थे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड खराब किया, भाषा में भी जो है डाइल्यूट की, भाषा भी डाइल्यूट की। तो इस तरह से वहाँ से भी शुरुआत हुई और बहुत सारे अखबार बंद भी हो गए, मैगजीन्स बंद हो गई। वहाँ भी न्यूज़ वीक इंटरनेशनल जैसी मैगजीन वो बंद हो गई। टाइम जो है वो आज भी बनी हुई है, टाइम जो मैगजीन है वो आज भी किसी तरह से चल रही है, लेकिन बहुत सारी मैगजीन्स जो है जो हमारे सामने आती थी वो आज नहीं दिखाई देती हैं। तो वहाँ जो अखबार जैसे बंद होने के कगार पर थे तो हमारे यहाँ बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ बहुत, तब हमारे यहाँ पीक भी नहीं आ रहा था। हाँ, हमारे यहाँ बूम आ रहा था। तो इस समय बूम की स्थिति थी मार्च से पहले भारत में, और ये भविष्यवाणियां की जा रही थी कि आने वाले और 10 साल तक बहुत ये बूम कायम रहेगा। लेकिन कोरोना ने निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा सेटबैक। तो ये काउंटडाउन है आपको लगता है, और आने वाले 10-20 सालों तक हाँ ये चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो काफी सारी बातें हो गई हैं। हिंदी की बात हो और अखबारों की बात ना हो, पत्रकारिता की ना हो, साहित्य की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और एक बहुत ही मुफीद पात्र के जरिए हमने बहुत सारी बातें जानी। मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को ये बातचीत पसंद आई होगी। तो गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी अथाह जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अपना फीडबैक हमें हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हल्द्वानी के जरिए भी दे सकते हैं, फेसबुक पेज के जरिए दे सकते हैं और हमारे मेल एड्रेस में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं hellohaldwani91.2@gmail.com पर। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप वाकई में हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों तक या फिर देश के कोने कोने तक, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपने मोबाइल पर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।